नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। देश के अंदर हुए एक अहम फैसले के ऊपर क्विक अपडेट और उसके परिणाम के ऊपर चर्चा करने के लिए। अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री ने अभी कुछ ही देर पहले सेना के तीनों अध्यक्षों के साथ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं सीडीएस के साथ, और रक्षा मंत्री के साथ अपनी वार्ता जस्ट फिनिश की है। और उस पूरी हुई वार्ता में उनके द्वारा तीनों सेना के अध्यक्षों को, साथ ही साथ में अपने साथ जो रक्षा मंत्री उपलब्ध थे, उन्हें सबको अपनी तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वो अपने हिसाब से तय करें कि उन्हें अटैक कहां करना है, कब करना है, समय क्या होगा, तरीका क्या होगा। पहलगांव के ऊपर लाइव अपडेट में फिलहाल की ताजा खबर यही है कि सरकार की तरफ से फ्रीडम दिया गया है सेना को कि वो डिसाइड करें कि उनका तरीका क्या होगा, लक्ष्य क्या होगा और समय क्या होगा। ये पूरी तरह से प्रधानमंत्री के द्वारा सेना अध्यक्षों से कह दिया गया है। ऐसे में इनका क्या होगा, इसको लेकर के केवल फिल्म का एक डायलॉग है कि अब तेरा क्या होगा कालिया, और साथ साथ इनका क्या होगा और इनके लिए बजाओ तालियां, जो कि छोड़ करके पहले ही देश भाग चुके हैं। ऐसे में आप जानने योग्य बात यह है कि प्रधानमंत्री द्वारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आज जो मुलाकात की गई थी, उसके बाद में रक्षा के तीनों चीफ स्टाफ हैं, सीडीएस हैं, और अजित डोभाल साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन तीनों के साथ अहम बैठक हुई। बैठक की तस्वीरें और विदाउट ऑडियो वाला वीडियो जारी किया गया, जिसमें आप इनकी बातें सुन नहीं सकते, लेकिन हां, इनकी गंभीर मुद्राएं ये दर्शा रही हैं कि इन्हें कुछ कहा गया है और देश को ये मैसेज है कि इन सबको प्रॉपर तरीके से कह दिया गया है कि ये कुछ एक्शंस लेंगे। ऐसे में ये खबर बड़ी खबर बनती है। शाम को ये खबर बाहर जैसे ही निकल कर आती है और खबर बनती है कि प्रधानमंत्री ने आज एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सीडीएस अनिल चौहान, चीफ ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेज, रक्षा मंत्री उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने इसकी अध्यक्षता की थी और इस अध्यक्षता के साथ साथ यह कहा गया कि इसमें आतंकवाद से निपटने के लिए आप लोगों को खुली छूट है। पहलगाम हमले का करारा जवाब देने ही हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। सेना तय करे कि तरीका, लक्ष्य और समय क्या होगा। प्रधानमंत्री ने 1.5 घंटे तक यह बैठक की। इंटरेस्टिंग बात समझिएगा, भारत के अंदर तीनों सेनाएं रक्षा मंत्रालय के अधीन आती हैं, इसलिए रक्षा मंत्री यहां पर उपस्थित थे, इनके अलावा और कोई मंत्री नहीं थे। फिर भारत में अर्धसैनिक बल जो उपस्थित हैं वो गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, और उन मंत्रालय में, भारत के गृह मंत्रालय में फिलहाल मंत्री अमित शाह हैं, और उन्होंने अर्धसैनिक बलों में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी बीएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर बीएसएफ तैनात है। ऐसे में बीएसएफ के अधिकारियों से, क्योंकि वो सेना मतलब रक्षा विभाग के अधीन नहीं आती, इसलिए गृह मंत्रालय ही उसकी बैठक ले रहा है। ये 2 बड़ी हाई लेवल बैठकें आज हुई। तो मंगलवार को जो हमारी फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस के साथ पूरी तरह से मैसेज कन्वे कर दिया गया है। खुली छूट प्रधानमंत्री के द्वारा सेना को दे दी गई है। गृह मंत्री के द्वारा भी सेम इसी प्रकार का मैसेज अर्धसैनिक बलों को यानी कि बीएसएफ को दे दिया गया है। यह तो था आज मंगलवार का अपडेट। बुधवार को 3 बड़ी बैठक होने जा रही हैं। पहला, सुबह 11 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक है, अर्थात फिर से उसमें प्रधानमंत्री और उनके साथ 4 बड़े मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, ये 4 मंत्री उसके अंदर उपस्थित होते हैं। उसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कहते हैं। यह बैठक ही हुई थी पहले जब इंडस वाटर ट्रीटी रद्द की गई थी। दूसरी बैठक है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर, अर्थात युद्ध के पश्चात अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, इसकी चर्चा करने के लिए इकोनॉमिक अफेयर्स के मेंबर्स के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। और तीसरी बैठक प्रधानमंत्री ने जो भी फैसले लिए उन फैसलों को कैबिनेट को बताने के लिए होगी। इसके लिए कैबिनेट के स्तर के जो मंत्री हैं उन सबको बुलाकर, यानी सीसीएस के अलावा भी जो मंत्री हैं, फिर चाहे जल शक्ति मंत्री उसके अंदर शामिल हो, चाहे सड़क परिवहन मंत्री शामिल हो, उन सबको बुलाकर ब्रीफ कर दिया जाएगा कि हमने फैसले क्या ले लिए हैं। अर्थात भारत की तरफ से सेनाओं को फुल फ्लेज्ड एक्शन लेने का आदेश दे दिया गया है। इस आदेश को हम लोगों ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी चर्चा में कुछ दिन पहले तब आई थी जब आतंकी हमला मंगलवार पिछले को हुआ था। हमने इंडस वाटर ट्रीटी से पीछे पैर खींच लिए थे। अब एक दूसरा अपडेट यहां पर इसी घटना से जुड़ा हुआ जान लीजिए, और वो ये है कि भारत ने कश्मीर के अंदर जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वहां से टूरिस्ट को बाहर जाने की कह दिया है।
कश्मीर में जहां जहां टूरिस्ट थे उनसे कहा गया है कि आप वापस जाइए, कुछ ऑपरेशंस होने वाले हैं, आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपका यहां बने रहना अब उचित नहीं है। ऐसा करते हुए 48 टूरिस्ट स्पॉट जो कश्मीर में हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। कुल मिलाकर पूरे जम्मू कश्मीर में 87 टूरिस्ट स्पॉट हैं, लेकिन 48 जो प्रमुख हैं, जिनमें से श्रीनगर की डल लेक जिसे आप कह सकते हैं, पहलगाम जहां आतंकी हमला हुआ था, और गुलमर्ग और सोनमर्ग जो प्रमुख स्थान हैं जहां श्रीनगर कश्मीर घाटी जाने वाले मैक्सिमम टूरिस्ट घूमने जाते हैं, उन 48 स्थानों को, ये कंप्लीट लिस्ट है जिसमें से ये गुलमर्ग का नाम दिखाई दे रहा है, बारामूला जिले के अंदर जो आता है। साथ ही साथ में यहां पर बारामूला के अलावा श्रीनगर जिसके अंदर डल लेक वाली बात आती है, और अनंतनाग जहां पर वर्तमान की जो जगह है पहलगाम वो आती है। इन सभी स्थानों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। पर्यटकों से कहा गया है कि अब आप यहां से निकल जाइए। जो पर्यटन जिसके लिए अपन चर्चा कर रहे थे कि कश्मीर घाटी में पर्यटक लौटेगा तो शांति आएगी, सरकार का कहना है पहले सफाई कर देते हैं, ढंग से ही पर्यटकों को बुलाएंगे, ऐसा छोटा मोटा बुलाकर इन्हें क्यों परेशान करना, थोड़ी सफाई कर लेते हैं जहां जहां आवश्यक होगा। तो पूरी तरह से कश्मीर घाटी के अंदर पर्यटकों को वापस बुला दिया गया है कि चले आइए। ऐसे में आज मतलब लगातार जो फ्लाइट्स यहां से उड़ रही हैं उन फ्लाइट्स में मेजॉरिटी नंबर अब पर्यटकों के निकलकर आने शुरू हो गए हैं। तीसरा, एनएसजी और पुलिस के द्वारा जॉइंट सिक्योरिटी मॉक ड्रिल जम्मू के अंदर की गई है। अब पाकिस्तान की क्या तैयारियां चल रही हैं, और पाकिस्तान की इन दिनों मुसीबत दुनिया के लेवल पे ऐसे और बढ़ गई जब इनके एक कम दिमाग रक्षा मंत्री ने एक टीवी इंटरव्यू में यह स्वीकार कर लिया कि हां हम आतंकवाद फैलाते हैं। इन महाशय ने ऐसे समय पर ऐसा इंटरव्यू दे दिया जिसमें इन्होंने ये खुद स्वीकारोक्ति दे दी कि आज से नहीं, हम 300 साल से आतंकवाद फैला रहे हैं। एक टीवी पत्रकार ने इनसे पूछा था, ऐसे में इनको भारत के द्वारा बैन कर दिया गया है, इनका ट्विटर अकाउंट अब इंडिया में नहीं दिखेगा। यहां पर एक टीवी इंटरव्यू है जो कि 25 तारीख को दुनिया के सामने निकल कर आया, जिसमें ख्वाजा आसिफ नाम के ये प्रधान जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, ये किसी जगह पर इंटरव्यू दे रहे थे, और इंटरव्यू जब ये दे रहे थे तब इन्होंने ये कहा कि हम अमेरिका के लिए पिछले 3 दशकों से ये काम करते आ रहे हैं। असल में क्या था, मैं आपको थोड़ा इतिहास का रेफरेंस दे देता हूं कि सोवियत रूस अफगानिस्तान में अपने पांव पसारना चाहता था, लेकिन अमेरिका चाहता था कि वो सोवियत रूस को वहां से निकाले। 91 से पहले की बात है ये। तो 91 से पहले के समय पर अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर छेड़ा था। असल में जिस तालिबान को आज हम अफगानिस्तान पर शासन करते हुए देखते हैं, कभी इसका इतिहास जिक्र करेंगे आपसे, असल मायने में इस तालिबान को भी पैदा करने वाला अमेरिका ही था, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान के अंदर रेडिकलाइजेशन किया था, लोगों को इस तरह खड़ा किया कि वो सोवियत रूस को भगाए। सोवियत रूस भाग गया तो अब यही अलकायदा और तालिबान धीरे धीरे बड़े होते चले गए। बाद में ये अमेरिका को खाने निकला है, वो अलग स्टोरी है जिसको आप सब लोग जानते हैं। तो पाकिस्तान ये कहता है कि ये काम तो हम पहले भी करते आए हैं, अमेरिका के कहने पर करते थे। ये इसे बड़े फक्र से बता रहे थे, इस तरह बता रहे थे कि दुनिया को ये मैसेज दे कि हम तो अमेरिका के सगे हैं, हम तो अमेरिका के कहने पर ही ये करते थे, आप लोग हमें आज क्या दुहाई दे रहे हो, हम तो ऐसा करते आए हैं। ऐसे में भारत के बारे में भी इनसे पूछा गया कि सुना है कि भारत आप पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। इनने कहा हां, हमें लगता है कि आने वाले 1, 2, 3, 4, ऐसा ही इन्होंने बोला है, इन दिनों में भारत हम पर हमला करेगा, हम पर हमला होगा, हम उसके लिए तैयार हैं, हम भी। तो इनसे पूछा आप कैसे रिटेलिएट करेंगे, तो इन्होंने कहा जैसे भारत हम पर हमला करेगा हम वैसा ही उनके ऊपर रिटेलिएशन करेंगे। ये इनके द्वारा अपने बयानों के अंदर कह दिया गया है। ठीक है, तो यहां से 2 बड़ी बातें स्पष्ट होकर आई, और वो बात ये थी कि ये तैयार हैं इस बात के लिए, इनको पता है साइकोलॉजिकली कि भारत का हमला इन पर होने वाला है, इसलिए पाकिस्तान दुनिया में जाकर अब रो नहीं पाएगा कि हाय हमें मार दिया। नंबर दूसरा, आतंक का इन्होंने खुद एक्सेप्टेंस लिया है कि हां हम ये करते आए हैं, पहले हम अमेरिका के लिए करते थे। तो दुनिया को यह मैसेज जाएगा कि भारत जो भी कार्रवाई कर रहा है यह आतंक के खिलाफ है। अब ऐसे में इनका बयान भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को मजबूत करने में एक बड़ी मदद साबित होगा। तो कुल मिलाकर के इनका यह बयान बड़ी ताकत है। लेकिन पाकिस्तान अपनी तरफ से कुछ और प्रयास कर रहा है, और वो ये है कि देखो मंगलवार बीते 7 दिन हो चुके हैं, भारत ने अभी तक पहलगाम के ऊपर हमें कोई भी एविडेंस पेश नहीं किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान से यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान हमसे कह रहा है आपने कोई एविडेंस पेश नहीं किया जनाब। बोले किस बात का? कि हम ही लोग जिम्मेदार थे पहलगाम के लिए।
भारत ने इस बार थोड़ी फिरकी खेल दी। आईपीएल चल रहा है ना, तो हम लोग थोड़ा गेम को बहुत अच्छे से सीख गए हैं। भारत ने क्या किया कि पहलगाम आतंकी हमले के जो प्रमाण थे, वो दुनिया भर के जो डिप्लोमेट्स थे, इन्हें बुला करके हमने जो विदेश मंत्रालय साउथ ब्लॉक है हमारे यहां पर सेक्रेटरीट में दिल्ली में, वहां बिठा करके उनको दिखा दिया। सभी सेक्रेटरीज की तरफ से, विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरीज की तरफ से दुनिया भर के डिप्लोमेट्स को बुलाया गया, दिखाया गया कि देखो ये आतंकी थे, ये इनके पास विदेशी सामान था, पाकिस्तान इस तरह से इन्हें सपोर्ट कर रहा था। हमने उनको दिखा दिया, इन बेचारों को नहीं दिखाया। अब ये कह रहे हैं हमें तो दिखाया ही नहीं, हमारा आदमी था कि नहीं था। अच्छा, प्लस इन्होंने एक और गेम खेला, और वो गेम ये था कि देखो ये तो हमारे साथ में जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, हमारे पास एक ऐसा एविडेंस है जिस एविडेंस से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में 25 अप्रैल को भारत ने भी एक हमला कराने का प्लान किया था। हमारे पास एविडेंस है। इन भाई साहब ने एक एविडेंस शो किया, और उस एविडेंस में उन्होंने एक व्हाट्सएप चैट शेयर की जिसमें कोई व्यक्ति लोकेशन मांग रहा है सामान डिलीवर करने की। इन्होंने एक पाकिस्तानी को पकड़ा, जिस पाकिस्तानी ने कहा कि मुझे एक हैंडलर ने लोकेशन दी थी कि मुझे ये जाकर गोले वहां रखकर आने हैं। इन्होंने थोड़ी बहुत मात्रा में विस्फोटक बरामद किए थे। मतलब आप सोचिए इनकी मतलब किस तरह की ये छोटी तरह की मतलब राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कहिए, मतलब छिचोरापन देखिए इनका, कि ये कह रहे हैं कि भारत ने हमारे यहां गोला बारूद भिजवाए थे फटवाने के लिए, हमने उस आतंकी को पकड़ लिया जो हमारा ही आदमी था, और उसने कहा देखो इंडिया ने ये भिजवाया था। तो मूर्खों, तुम अपना आदमी पकड़ रहे हो, हैंडलर तुम्हारे पकड़ में नहीं आया। तुमको अगर ये बात प्लांट करनी थी तो ये प्लांट की हुई बात हो सकती है। दूसरा, व्हाट्सएप से चैट कर रहे हैं, मतलब अनपढ़ आतंकी हैं क्या तुम्हारे यहां के? तो ऐसे में कुल मिलाकर के, अब आप कहेंगे सर वो तो अनपढ़ ही होंगे। नहीं, खैर ये कहते हैं कि हम आतंकियों को भी सेना की तरह ट्रेनिंग देते हैं, पता नहीं क्या ही होता होगा। एनीवे, इन्होंने इस तरह की चैटिंग को यहां पर रिलीज कर दिया है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान दुनिया के सामने यह दिखाने का अब केवल प्रचार कर रहा है कि हमारे ऊपर इंडिया वाले भी आतंकी हमले कराते रहते हैं, भारत हमारे ऊपर आतंक को बढ़ावा देता रहता है। और ऐसे में इन्होंने बकायदा अपनी तरफ से एविडेंस पेश किए कि भारत इस तरह की हरकतें हमारे लिए कर रहा है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान के अंदर क्या कोई फियर का माहौल है क्या? बिल्कुल है। पाकिस्तान को डर है कि भारत उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करेगा। देखिए, यहां पर कुछ रक्षा विशेषज्ञों की अगर राय जानी जाए, या पुराने अनुभव या वर्ल्ड की डायनेमिक्स को अगर आप देखते हैं, तो क्या हो सकता है इन दिनों में, वो अगर आप और हम चर्चा में लेकर आए तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि बॉर्डर एरियाज में बड़ी शेलिंग देखने को मिल सकती है। भारत पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर एरियाज हैं, फिर चाहे वो कराची के बंदरगाह, ग्वादार बंदरगाह से लेकर के जम्मू कश्मीर में ऊपर तक जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं, यहां पर भारतीय सेना के द्वारा एक साथ अटैक प्लान किया जा सकता है। नंबर एक। नंबर दूसरा जो बात है वो ये कि ये बॉर्डर एरियाज के अंदर होने वाली घटना इस तरह से हो सकती है कि जहां जहां आतंकी ठिकाने हैं उन्हें हम बड़े ही टारगेटेड मैनर में हमला कर दें। यानी कि इस बार की सर्जिकल स्ट्राइक बहुत बड़े मेजर स्केल पर हो सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत पीओके को लेने का प्रयास इस वाले ही दाव में करता है या नहीं? तो देखो, ऐसा अभी तक कोई भी साइन तो दिखाया नहीं गया है। फिर आप कहेंगे ये साइन दिखाई दिया जाता फिर वो लोग भी तैयार हो जाते। हो सकता है देखो इसके पीछे की कहानी क्या हो, लेकिन हां, कुछ लोगों का मत ये जरूर है कि दो न्यूक्लियर पावर स्टेट कभी लड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर वो लड़ेंगे तो दोनों एक दूसरे देश को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे में भारत और पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाई हुई है कि हम किसी पर आगे से न्यूक्लियर बम नहीं फेंकेंगे, तो भारत तो पहले पाकिस्तान पर न्यूक्लियर बम नहीं फेंकेगा, लेकिन साइकोलॉजिकली इंडिया अब इस बात के लिए तैयार हो गया है कि अगर हम पर न्यूक्लियर बम से हमला हो जाता है तो फिर नक्शे से पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाएगा। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने कुछ ही देर पहले अपनी तरफ से सभी स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म किया है कि भाई रक्षा वाले तैयार हो जाओ। इतना ही नहीं, भारत में आरएसएस, जिसका बहुत बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके चीफ मोहन भागवत को भी प्रधानमंत्री ने अभी ब्रीफ किया है कि साहब देखो, प्लानिंग पूरी हमारे द्वारा ये कर ली गई है। तो ऐसे में कुछ भी डिसिसिव होने जा रहा है, यानी निर्णायक होने जा रहा है। अब वो निर्णायक किस तरह का होता है कि क्या भारत न्यूक्लियर बम के हमले को भी तैयार है कि अगर उधर से पाकिस्तान हम पर हमला करे और बदले में हम उसे नक्शे से मिटा दें। तो किस तरह की तैयारियां हैं ये तो खैर अब अंदर की प्लानिंग जाने, लेकिन यह तय हो चुका है कि अब हमला होगा, कहां होगा, कब होगा, यह सेना का निर्णय है।
कंफर्म हो चुका है, इसमें अब कोई बैकवर्ड मूव नहीं है। प्लस एक और इंपॉर्टेंट बात यहां जानने की है और वो ये है कि जितने भी हमारे मित्र राष्ट्र हैं सब तरफ से, चाहे फिर वो अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हो, जितने भी देश साथ हैं हमारे, वो सभी देश इस मामले में कुछ भी टांग नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने एक बार भी भारत से यह नहीं कहा कि शक्तिमान शांत हो जाओ, नहीं, उन्होंने कहा है कर लो, हमको पता है भारत निपट लेगा। ऐसे में दुनिया का कोई भी देश भारत को रोकने नहीं आया। इसका संदेश साफ है कि भारत के एक्शन और भारत के दृढ़ इरादे से अब सभी लोग अवगत हैं, चाहे फिर हमारा मित्र रूस हो, चाहे फिर हमारा मित्र अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे इजराइल हो, कोई भी, इवन चाइना तक भी वो जरूर पाकिस्तान के समर्थन में यह कहा कि जांच को स्वतंत्र रूप से कराया जा सकता है, लेकिन वॉर की कंडीशन में उसने कुछ नहीं कहा। यही कारण है कि भारत ने चाइना को कुछ इन्फॉर्म भी नहीं किया, अफगानिस्तान के साथ बातचीत की है। कुल मिलाकर भारत की सब तरफ से डिप्लोमेटिक तैयारी हो चुकी है, बॉर्डर्स पर तैयारी हो चुकी है, और ये जो 7 दिन का समय हमारे द्वारा लिया गया है इस पूरी प्रिपरेशन में, इस प्रिपरेशन के अंदर आगे क्या होगा ये भी प्लानिंग हो चुकी है। अब भारत का डर कितना है इसकी चर्चा को आप ऐसे समझिए कि भारत ने जब अपनी तरफ से यह चर्चाएं की तो ऐसे में अब एक सवाल यह उठने लगा कि जिस आईएमएफ की मदद से पाकिस्तान को चंदा मिलता था, आईएमएफ जिसके अंदर बहुत सारे देश अपनी तरफ से मतलब पैसा दिलवाते हैं पाकिस्तान को कि ये सब लोग सरवाइव कर जाएं, ऐसे में भारत इसी आतंकी घटना को आधार बनाकर आईएमएफ से कह सकता है कि इन्हें फिर से ब्लैकलिस्ट करिए और इनको फंडिंग देना बंद करिए, क्योंकि आईएमएफ से मिला जो पाकिस्तान को पैसा है, पाकिस्तान उसी पैसे को टेरर फंडिंग में लगाता है, जैसा कि इनके खुद रक्षा मंत्री बोल चुके हैं, और भविष्य के अंदर भी ऐसा ना हो इसलिए अब इसकी फंडिंग रोकनी चाहिए। आईएमएफ की रिव्यू मीटिंग होने वाली है जिसमें पाकिस्तान को $1.3 बिलियन मई 9 को दिए जाने की बैठक होगी कि क्या इसको पैसे हेल्प के लिए दिए जा सकते हैं, जिसका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में भारत का प्रयास इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग देने से रोकने का भी चल रहा है। भारत आईएमएफ के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, उन देशों से कहने का प्रयास कर रहा है कि पाकिस्तान को आपने 7 बिलियन लोन दिया हुआ है, अब इसको और लोन मत दीजिए, यह पैसा डूब जाएगा, यह युद्ध के अंदर घुसने वाला देश है। कुल मिलाकर के भारत की तरफ से जो भी तकरीबन तमाम रास्ते हैं उन सब पर एक्शन लेना शुरू हो चुका है। इन्हीं एक्शंस के अंदर भारत की तरफ से जो अपोजिशन है वो भी पूरी तरह से सरकार के साथ है। इसी बात को अपोजिशन की तरफ से जयराम रमेश जी ने भी उठाया और कहा कि भारत को आईएमएफ की तरफ से जो दिया जा रहा पैसा है पाकिस्तान को, उसे रुकवाना चाहिए दुनिया के देशों को बोलते हुए। पाकिस्तान में कराची के नजदीक जो ग्वादार पोर्ट है वहां पर भी अब डिफेंस में परिवर्तन हो रहा है। पाकिस्तान यह मानते हुए परिवर्तन कर रहा है कि इनके इन पोर्ट के ऊपर हमले हो सकते हैं। देखिए, चाइना के द्वारा बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट ग्वादार पोर्ट पर किया गया है, साथ ही साथ कराची इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, जिसे हमने 1971 में भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था, तब से हम नेवी डे मनाते आ रहे हैं। ऐसे में भारत के द्वारा इन्हें मल्टीपल फ्रंट पर अगर एक साथ चुनौती दे दी गई, इनकी खराब आर्थिक स्थिति के चलते ये 2 दिन से ज्यादा युद्ध को कर नहीं पाएंगे। ऐसे में इनका दुनिया का कोई भी देश इनके साथ इसलिए नहीं आएगा कि हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि युद्ध में अल्टीमेटली पैसा खर्च होता है। भारत पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा सेना रखते हुए, भारत पाकिस्तान से लगभग 10 गुना ज्यादा सेना का बजट रखते हुए इस युद्ध में उतर रहा है। ऐसे में भारत के जो सामर्थ्य है, भारत की जो शक्ति है, वो अपने उत्तर और पश्चिम सीमाओं के ऊपर अगर लगती है तो यह मैच बड़ा ही निर्णायक होगा। यह जो होने वाला संग्राम है इसमें समस्त भारतीयों का साथ इस समय सेना के साथ है, और हमें अब वही वाली बात है कि मत चूके चौहान टाइप की स्थिति होनी चाहिए। अगर हमें कुछ निर्णय लेने ही हैं तो पाकिस्तान का स्कोर सेट ही कर देना चाहिए, और इसके साथ ही जितने भी छोटे मोटे भैया जो इधर उधर उठ रहे हैं बांग्लादेश जैसे, इनके पास मैसेज स्वतः ही पहुंच जाएगा। आवश्यकता है कि भारत पाकिस्तान को इस बार मुंहतोड़ जवाब देकर पीओके के ऊपर कब्जा करते हुए, शिमला समझौते को भी रद्द करते हुए अंदर घुसे, पीओके के ऊपर कब्जा करे और इस बात के ऊपर पूरी तरह दुनिया को मैसेज साफ कर दे कि हमने सेना दिखाने के लिए नहीं रखी है, हम पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इनके द्वारा अगर ऐसे रोजाना हमारे लोग मारे जाते रहेंगे तो हम ये संघर्ष आफ्टर ऑल कब तक करेंगे। तो कुल मिलाकर के भारत में तैयारियां अब पूरी हैं। अब देखना होगा कि ये बॉर्डर के केवल 50 किलोमीटर आगे पीछे होती हैं सारी चीजें या इसके आगे।
ऐसे में हम आपके साथ में आने वाले दिनों में कुछ ऐसे सेशंस भी करेंगे कि यदि भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो ऐसे में अगर न्यूक्लियर बॉम्ब चलाए जाते हैं तो न्यूक्लियर बॉम्ब की स्थिति में आप और हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। ये एक्सट्रीम कंडीशंस हैं जिनकी चर्चा होना बहुत जरूरी है, नंबर एक। नंबर दूसरा, अगर भारतीय सेना को आपकी और हमारी जरूरत होती है, अगर भारतीय सेना को रसद की जरूरत होती है, भारतीय सेना को फंड की जरूरत होती है, तो आप और हम किस तरह से उनके साथ जुड़कर काम कर सकते हैं, ये सारी बातें आने वाले समय में आप लोगों के साथ प्रॉपर तरीके से साझा की जाती रहेंगी। बेहतर है कि अपडेटेड रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जब भी मैं कोई इस तरह की जानकारी लेकर आपके सामने आऊं आप लोग उस तक पहुंच जाएं। एकदम इस समय हौसला ऊपर रखकर चलने की आवश्यकता है। अब हमारी वो स्थिति होनी चाहिए कि हम लाठी भाटा जंग में भी 140 करोड़ भारतीय अगर निकलें तो वो 25 करोड़ के आसपास जो पाकिस्तानी हैं उनको कुचलते हुए आगे निकल जाएं। मैसेज और स्कोर एकदम साफ किया जाए कि भैया अब और नहीं सहन किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी जो भी राय हैं वो कमेंट बॉक्स में क्लास पूरी होने के बाद भर रखिएगा, सो दैट मैं उन्हें देखकर उसके ऊपर आने वाले सेशंस में आपको प्रॉपर तरीके से रिप्लाई कर सकूं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ये जो सोमवार आ रहा है, यहां से पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए और मैनेजमेंट के लिए मेरा एक कोर्स भी आ रहा है। ऐसे में आप कहेंगे सर एक तरफ युद्ध की चर्चा है और एक तरफ मार्केट की, तो मार्केट बड़ा स्मार्ट रहा है भारत का। युद्ध के इतिहास के साथ भारत का बाजार का इतिहास बहुत अच्छा रहा है। कारगिल वॉर में भारत का बाजार 41% तक बढ़ा था। ऐसे में आपको कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिनसे आप अपने देश की तरक्की के अंदर भी साझा हो सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें आप बेहतर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि भारत अक्सर दुनिया में जितनी भी इन्वेंशंस हुए हैं वो वॉर टाइम पर हुए हैं। भारत ही नहीं वर्ल्ड वॉर का अगर आप टाइम निकालेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत ज्यादा निर्माण हुए थे। ऐसे में देखना होगा कि दुनिया किस तरह से इसके ऊपर एक्शन लेती है, और आप अपने लिए अगर मार्केट को एक ऑप्शन तलाशते हैं तो हमारा कोर्स बातें बाजार की एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। जाकर अपने आप को अभी वहां पर एनरोल कर लीजिए और फिर सोमवार से प्रॉपर एक बेहतरीन जानकारी के साथ हमारी क्लासेस में इन्वॉल्व हो जाइए। थैंक यू सो मच।